हेलो बच्चा लोग, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्रोफेशनल एथिक्स का थर्ड पार्ट और जो मिसलेनियस पार्ट भी कहलाएगा। सीए एक्ट और उसके अंदर कवर्ड वाले सेक्शंस आपका पार्ट 1 हो जाता है एंड पार्ट 2 में हमारे 2 स्केड्यूल्स और उसके अंदर के प्रोविजंस है जो दोनों हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। कंटिन्यूइंग विद द सीरीज इज दिस थर्ड पार्ट जिसमें हम काउंसिल जनरल गाइडलाइंस और सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स की बात करने वाले हैं। अगर हम लोग कभी भी देखें तो ये काउंसिल जनरल गाइडलाइन ज़्यादातर कहाँ काम आएगी हमको, अगर अपने सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 2 का फर्स्ट क्लॉज देखें तो वो यही कहता है कि हमें कभी भी कोई भी प्रकार का वायलेशन ऑफ सीए एक्ट, ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस, ऑफ एनी प्रोविजन कोड ऑफ एथिक्स, तो वो इसका वायलेशन ऑलरेडी माना जाता है। तो काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के सारे प्रोविजंस की वायलेशन ऑलरेडी क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल का वायलेशन माना ही जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो भी हैं आइए एक एक करके देख लेते हैं। हमें ऑलरेडी ये पता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को ड्यू डिलिजेंस और नेग्लिजेंस नहीं होना है, ड्यू डिलिजेंट होना है और ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं होना है। अगर वो ऐसा करेगा तो वो खुद सेकेंड शेड्यूल के अंदर में पकड़ा जाएगा। जो सेकेंड शेड्यूल के अंदर में हमने ऑलरेडी इसको कवर करके रखा है वहाँ सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस कवर्ड है। मतलब अगर एम्प्लॉय नेग्लिजेंस करेगा और एम्प्लॉय डिलिजेंटली काम नहीं करेगा तो एम्प्लॉय कहाँ फंसेगा, वो गाइडलाइन में फंसेगा। देन आ जाता है आपका चैप्टर 5 सीए इन प्रैक्टिस को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें एक वो कैश बुक मेंटेन करेगा, दूसरा लेजर मेंटेन करेगा। तो इसमें केस स्टडी बनती है कि अगर क्लाइंट अपनी फीस अपने मोबाइल में ही नोट, या हम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी क्लाइंट की फीस मोबाइल में ही नोट कर रहा है और उसी से फाइनली पूरा बिल विल बना के जनरेट करके दे रहा है, क्या ये इनफ है? ये इस बात का इंडिकेशन है कि भैया आप क्लाइंट की फीस सिर्फ मोबाइल में ही बनाते हो, आप ये नहीं बना रहे हो, तो वो काउंसिल जनरल गाइडलाइन का वायलेशन होने की वजह से यहाँ पर कवर हो जाएगा वायलेशन में। अगला वायलेशन या अगला काउंसिल जनरल गाइडलाइन कहता है आप मैक्सिमम कितनी ऑडिट्स लोगे। तो टैक्स ऑडिट के लिए वो लिमिट हो जाती है मैक्सिमम 60 ऑडिट्स और ये पर पार्टनर है। यानी अगर आप एक इंडिविजुअल हो और इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 60 मिल गई ऑडिट्स। पर मान लीजिए आप एक अकेले चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस काम नहीं कर रहे, आप मल्टीपल पार्टनर्स है, तो जितने पार्टनर है मल्टीप्लाइड बाय 60 उतनी आपको ऑडिट्स मिल जाएगी। वी विल नॉट कंसिडर पार्ट टाइम पार्टनर्स फॉर दिस, वी नीड पीपल जो पूरे टाइम यही कर रहे हों। अगर आप इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस करते हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म में भी आपने ज्वाइन कर रखा है, तो आपको सबका मिलाकर एग्रीगेट 60 मिलेगा। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ इट इज़ पर मेंबरशिप नंबर 60 टैक्स ऑडिट्स। यहाँ पर हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस को एक ही माना जाएगा ऑब्वियसली। अब मान लीजिए आपके पास में या 2 पार्टनर्स है एक फर्म में या 10 पार्टनर्स है एक फर्म में, तो 10 के 10 पार्टनर्स को 60 ऑडिट्स मिल गई हैं, तो 600 ऑडिट रिपोर्ट्स बन गई है। ये 600 की 600 रिपोर्ट साइन तो एक ही पार्टनर भी कर सकता है। जितनी टैक्स ऑडिट से करेंगे सब लोग मिलाकर, पर साइनिंग के लिए एक पार्टनर हो जाएगा तो भी चलेगा। ये इनकम टैक्स वाली टैक्स ऑडिट की बात हमने कर ली। इसी के जैसा प्रोविजन स्टैट ऑडिट का है, पर स्टैट ऑडिट अगर आप कंपनीज एक्ट वाली 141 सबसेक्शन 3 के अंदर में जो लिमिटेशंस दे रखी है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक कंपनी की ऑडिट मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, तो स्टैट ऑडिट कंपनीज एक्ट वाली जो लिमिट है वो तो हमें ये बताएगी ना कि मैक्सिमम एक पार्टनर 20 ऑडिट्स ही कर सकता है। गाइडलाइंस ने इसे बढ़ाकर 30 कर दिया है, पर आप जब सोचेंगे कंपनीज एक्ट वाली 20 ऑडिट्स, तो उसकी जो लिमिटेशन है उसमें ओपीसी, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी 100 करोड़ तक की टर्नओवर से कम को एक्सक्लूड किया है। यहाँ पे 30 ऑडिट्स मैक्स बोला है और सिर्फ ओपीसी और डोरमेंट कंपनी को निकाला है। मतलब ये जगह और कंपनीज एक्ट वाले वो प्रोविजन दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग तरीके से अपनी अपनी लिमिट बनाकर यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ गया यहाँ पर, अगर
एक कंपनी अनडिस्प्यूटेड फीस एक्स ऑडिटर की पे नहीं कर रही है, हमें पता है एक एक्स ऑडिटर है तो हमें उससे बात करनी पड़ेगी, क्लॉज 8 में हम कम्युनिकेट करते हैं उससे, लेकिन एक्स ऑडिटर की रीजन निकल के ये आई कि उसे फीस नहीं दिया गया है, और वो भी जो फीस उसे नहीं दिया गया है उसको लेकर कोई झगड़ा भी नहीं चालू है, तो जिसे भी अपॉइंट किया गया है एज ए सीए इन प्रैक्टिस उसे कभी भी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। 2 कारण में तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, और उसमें से एक कारण तो यही है कि अगर अनडिस्प्यूटेड फीस पे नहीं करोगे, और तुम तो सिक यूनिट भी नहीं हो, अगर सिक यूनिट होते यानी नेटवर्थ नेगेटिव होता तो हम समझते भी कि तुम्हारे पास पैसा का कड़की है इसलिए तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वैसे केस में फिर भी एक्सेप्ट करना चलेगा। ये आपका चैप्टर 7 इसका माना जाएगा काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का, जहाँ कंपनी को ना बोला है आपको अनडिस्प्यूटेड फीस, अगर आपकी बिरादरी वाले एक्स ऑडिटर को पे नहीं किया है तो आपको कहाँ से पे करेंगे, आप इन्हें बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए। देन एक सीए इन प्रैक्टिस है इन पीएसयू, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, तो किसी भी हालत में बाकी असाइनमेंट्स की फीस, सारी असाइनमेंट की फीस मिलाकर ऑडिट की फीस से कम होनी चाहिए, ताकि आप ऑडिट की फीस को ज़्यादा महत्व दें, आप ऑडिट को सबसे ज़्यादा महत्व दें और बाकी चीज़ों के चक्कर में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, इस एंटिटी के इन्फ्लुएंस में ना आ जाएं। अब जब हम अदर असाइनमेंट्स की टोटल फीस गिन रहे होंगे तो क्या क्या चीज़ों को हमें नहीं गिनना है, हमें कोई भी दूसरी ऑडिट नहीं गिननी है, कोई भी अश्योरेंस या सर्टिफिकेशन या रिप्रेजेंटेशन का काम उसमें नहीं गिनना है, बाकी की कोई भी सर्विस जो अलाउड होगी और आपने दी होगी उसकी फ़ीस कम होनी चाहिए ऑडिट की फ़ीस के मुकाबले। देन आता है आपका चैप्टर 10, अगर एक सीए पार्टनर या रिलेटिव इन डेट है, गारंटी सिक्योरिटी उसने दे दी है 1 लाख से ज़्यादा, तो आपको वहाँ उस केस में ऑडिट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सेम चीज़ देख चुके हैं कि जब भी किसी कंसर्न में, कंपनीज़ के केस में हमने क्या देखा है, कंपनीज़ के केस में अगर मैं एक सीए हूँ, मैं, मेरा पार्टनर, मेरा रिलेटिव 1 लाख से ज़्यादा की जो गारंटी होती है किसी पर्सन की नहीं लेता था, और लोन 5 लाख से ज़्यादा का नहीं होता था उस पर, उसके ऊपर जो भार है, इंडेट है, वो कंपनी के लिए 5 लाख की लिमिट है। तो कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट देखिए ना, ये वाला चैप्टर किसके लिए देखना है अदर देन कंपनीज के लिए, क्योंकि 141 सबसेक्शन 3 में कंपनीज के लिए तो दूसरी लिमिट दे ही रखी है। अब इसके अलावा अगर अनजस्टिफाइड रिमूवल लगा आपको एक्स ऑडिटर का तो आपको नहीं एक्सेप्ट करना है, जिसका एक प्रोविजन हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन आता है आपका यूडीआईएन सर्विस। पहले के टाइम पे क्या होता था, कोई भी एरा गैरा नत्थू खैरा खुद को सीए बताकर फॉल्स सर्टिफिकेशन कर देता था, बोगस फेक सर्टिफिकेट निकाल लेता था। इससे बेचारे बैंक्स, रेगुलेटर्स और हमारे प्यारे शेयर होल्डर्स हमेशा मिसलीड होते रहते थे। तो उनको उस चीज़ से बचाने के लिए हमने 2019 ऑनवर्ड्स मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी सर्टिफिकेशन का काम करना हो, जीएसटी या टैक्सेशन ऑडिट, पहले जीएसटी ऑडिट नाउ टैक्सेशन ऑडिट, एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, सर्टिफिकेशंस ऑडिट फॉर टैक्स एंड ऑडिट फॉर कंपनीज एक्ट के लिए आपको एक यूनिक यूडीआईएन नंबर जेनरेट करने का मौका मिलेगा, जिससे आप कभी भी उस पर्टिकुलर फाइल, उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को जस्टिफाई कर पाओगे कि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ही बनाया है। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा आपके लिए, जिससे ये पता चलेगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ही इसकी ऑडिट करी है, क्योंकि यूडीआईएन जेनरेट करने के लिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जेनरेट करने के लिए आपको जो साइट पे जाना पड़ेगा, वो साइट पे मेंबरशिप नंबर भी डालनी पड़ेगी। आपको मेंबरशिप नंबर के साथ साथ में जो अपना पासवर्ड है वो भी डालना पड़ेगा, और मेंबरशिप नंबर तो केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही होगा, एसएसपी पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड होंगे तभी होगा आपके पास। तो इसीलिए ये बोल दिया कि अब कोई भी बाहर वाला बंदा कर ही नहीं पाएगा ये सारी सर्विसेज, क्योंकि वो यूडीआईएन ही जेनरेट कर नहीं पाएगा। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है, इट इज अबाउट नेटवर्किंग।
सी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत इंडिविजुअल लोग हैं और हम लोग को पार्टनरशिप फर्म ही मैक्सिमम अलाउ किया है, ज़्यादा से ज़्यादा LLP अलाउ किया है, कंपनी तो बनाने दिया नहीं। पर हम जिनकी ऑडिट कर रहे हैं वो तो लिस्टेड कंपनीज है, वो तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो हम उनको उस लेवल की सर्विसेज कैसे दें? चलो मान लिया आपने जॉइंट ऑडिट का काम तो हमें दे दिया, पर जॉइंट ऑडिट के बाद भी कुछ तो कमी रह जाती है, क्योंकि आप हमें कहते हैं जो ऑडिट करेगा वो दूसरी सर्विसेज देगा नहीं, और बेचारा क्लाइंट चाहता है एक छत के नीचे उसका सारा काम हो जाए। तो नेटवर्किंग इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम बड़ा ग्रुप या बड़ा स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे मेन वर्ड है कोऑपरेशन, क्योंकि सारे पॉइंट्स में आएगा। और आप कब माना जाएगा कि एक सीए फर्म दूसरी फर्म के साथ नेटवर्किंग कर रही है? सबसे मेन बात बता देती हूँ मैं, नेटवर्किंग अपने नाम के पीछे एंड अफिलिएट्स यूज़ करती है। तो 10, 12, 15, 20 सीए फर्म्स आपस में मिलकर एक एंड अफिलिएट्स वाली नेटवर्किंग बना सकती है, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट तो पक्का करेगी, साथ ही साथ वो लोग कुछ चीज़ें शेयर भी करेंगे। क्या शेयर करेंगे वो लोग, आइए समझते हैं। प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, खर्चा शेयर कर सकते हैं, ये सब सिग्निफिकेंट होगा तभी। और भी उनके पास कुछ कॉमन चीज़ें हो सकती है, जैसे कि अगर उनका ओनरशिप, कंट्रोल या मैनेजमेंट कॉमन है, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी एक जैसी है, या वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स शेयर करते हैं, या वो ब्रांड नेम कॉमन रखते हैं। यहाँ तक कि अगर उनके सारे रिसोर्सेज, प्रोफेशनल रिसोर्सेज भी अगर कॉमन है तो नॉर्मली उसे नेटवर्क नहीं माना जाता। लेकिन जब यही रिसोर्सेज सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट लोग कॉमन है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन कॉमन यूज़ कर रहे हैं, स्टाफ भी एक कॉमन पूल से यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनका टेक डिपार्टमेंट भी सेम है, तो ऐसे में शायद मैं उनको नेटवर्क बोल पाऊंगी। पर कुछ चीज़ें तो मैं पक्का क्लियर कर देती हूँ, विच आर नेवर कॉल्ड अ नेटवर्क। देखिए, नेटवर्किंग का जो प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो बहुत बड़ा है। विद दिस चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो शेड्यूल्स ही हैं। आपने इससे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी शेड्यूल्स को विथ क्वेश्चंस के आप बनते हैं ऑलरेडी कवर कर लिया। ये वाला पार्ट हमेशा क्विक ही होना चाहिए, हमेशा फटाफट पढ़ के आपका खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिवली सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाट इज नॉट अ नेटवर्क? अगर बस मेरे पास कोई काम आया और मैंने दूसरे सीए को रेफर कर दिया, तो रेफरल इज नॉट अ नेटवर्क। ये तो हम करते रहते हैं। इममटीरियल खर्चे, मेथड या मैनुअल हमने एक दूसरे के साथ बनाई है, अगर वो सिग्निफिकेंट होगी, बेटा मेथड मैनुअल भी सिग्निफिकेंट होगी, तो वो बन जाएगा आपके लिए नेटवर्क। पर अगर मेथड और मैनुअल का डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट नहीं है, इममटीरियल है, तो वो नहीं बनेगा नेटवर्क। ट्रेनिंग, छोटा मोटा ट्रेनिंग वगैरह किया है तो नहीं बनेगा नेटवर्क, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट खर्चे किए हैं तो बन जाएगा नेटवर्क। जॉइंटली हम कोई प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ, नहीं बनेगा नेटवर्क। या एक रिक्वेस्ट आया है और ऐसा बोला कि आप लोग प्लीज़ साथ में दे दो, तो हम लोग साथ में कोई सर्विस किसी को दे रहे हैं, नॉट अ नेटवर्क। नेटवर्क बनने के लिए नाम में एंड अफिलिएट्स लगेगा ही लगेगा। मेथड्स, मैनुअल और ट्रेनिंग के लिए वापस क्लैरिफाई कर दिया, अगर ये इममटीरियल खर्चा होगा तो नेटवर्क नहीं होगा, अगर ये सिग्निफिकेंट कॉस्ट होगा तो ये नेटवर्क होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टेप्स, कैसे बनेगा आपका नेटवर्क। तो देखो, नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले आप फॉर्म ए फॉर अप्रूवल, नाम अप्रूव करवा लीजिए। मैंने आपको कहा था नाम में एंड अफिलिएट्स लगेगा। देखिए, एंड कंपनी, एंड एसोसिएट्स नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पीछे लगता है, तो डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे? डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेम अप्रूवल फॉर्म ए में कर देना है आपको। इफ़ आईसीआई अप्रूव कर देता है विद इन 30 डेज, तो यहाँ पे आपका नेटवर्क बन गया। आईसीआई 30 डेज में नेटवर्क अप्रूव कर देगा आपका। अनडिजायरेबल नाम नहीं होना चाहिए, और नाम 3 महीने के लिए रिजर्व करके रखेंगे वो लोग, ताकि आप मीनवाइल दूसरी चीज़ें कर लो। जैसे कि फॉर्म बी में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बी फॉर बधाई हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये मैंडेटरी है। फॉर्म सी, सी फॉर चेंज, अगर आईसीआई में आपको बार बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर कोई नया सीए फॉर्म जुड़ता है नेटवर्क से, या कोई फॉर्म छोड़ के चला जाता है नेटवर्क को, तो एंट्री और एग्जिट दोनों ही आपको 30 डेज के अंदर वहाँ पे डालने। इंडियन फर्म किसी बाहर की नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहती है, तो फॉर्म डी, देश के बाहर, ये भी हमें आईसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अगेन 30 डेज में। नाउ बिकॉज 30 डेज इज सच अ कॉमन लिमिट, यू नीड नॉट रिमेंबर इट। एंड ABCD तो अप्रूवल, बधाई हो, C फॉर चेंज एंड D फॉर देश के बाहर से भी हम याद रख सकते हैं। देन
कैसे कैसे नेटवर्क बनता है, देखो नेटवर्क में LLP अलाउड है, कंपनी MCS सर्विसेज के लिए अलाउड है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स लेस देन 20 हो अलाउड है, फैसिलिटेटर ये हमेशा फैसिलिटेटर की तरह बन जाएगा। कितनी बार क्या होगा कि ये नेटवर्क खुद से कोई सर्विस नहीं दे रहा, जो भी इसके पास काम आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ, दिस वर्क्स लाइक अ नेटवर्किंग चैनल, जिसमें कोई CA ऐसा जुड़ेगा जो सिर्फ टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा हो, कोई CA ऐसा जुड़ेगा जो सिर्फ ऑडिट करता है, कोई CA ऐसा जुड़ेगा जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करवा के दे देगा। तो इस प्रकार के अलग अलग फर्म्स जुड़ जाएंगे और जिस नेचर का काम आएगा हम उस पर्टिकुलर फर्म को पास ऑन कर देंगे। तो नेटवर्क केवल कभी कभी फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, जो काम आया जिसके डिपार्टमेंट का है ये उसको पास ऑन कर देगा। मेंबर्स कौन कौन होंगे इसमें, सोल प्रोप्राइटर भी बन सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कैसे भी। एक फर्म एक ही नेटवर्क से जुड़ेगा। नेटवर्क खुद LLP बन सकता है, नेटवर्क खुद कंपनी बन सकता है, नेटवर्क खुद पार्टनरशिप फर्म बन सकता है, नेटवर्क केवल फैसिलिटेटर बन सकता है, नेटवर्क के मेंबर्स ये 3 ही हो सकते हैं क्योंकि ये 3 ही CA होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म और LLP, तीनों इसके मेंबर्स बन सकते हैं। लेकिन एक फर्म एक टाइम पे एक ही नेटवर्क जोड़ सकता है, नहीं तो वो सिर्फ नेटवर्क जोड़ के ही सारा काम करता रहेगा। कॉमन पार्टनर वाली फर्म सेम नेटवर्क में ही जाएगी। तो मतलब अगर मैं 3-4 फर्म के अंदर पार्टनर हूँ तो मेरी तीनों चारों फर्म मिलाकर एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकती है, अलग अलग नेटवर्क को ज्वाइन नहीं करेगी। ये आपका नेटवर्क वाला पॉइंट भी यहाँ पे हो जाता है। देन एथिकल कंप्लायंस के रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। एक फर्म अगर ऑडिट कर रही है नेटवर्क की तो दूसरी फर्म्स वो काम नहीं कर सकती जो प्रोहिबिटेड है, जैसे कि बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, क्योंकि तुम नेटवर्क में अगर हो तो तुम मेरी बहन ही हो गई, सिस्टर कंसर्न हो तुम मेरी। मैंने ऑडिट किया तो तुम कैसे बुक कीपिंग या इंटरनल ऑडिट करोगे, वापस वही तो चीटिंग हो गई ना। देन सेकेंडली ये वाला पॉइंट तो इसको लगेगा ही कि अगर एक फर्म ऑडिट कर रही है तो वो दूसरी परमिटेड सर्विसेज की फीस से ज़्यादा फीस ऑडिट की रखेगी। लेकिन ये बहुत मस्त पॉइंट है अगला वाला, जिसपे प्रॉपर केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है। एक फर्म अगर ऑडिट कर रही है तो दूसरी नेटवर्क फर्म्स बाकी परमिटेड सर्विसेज दे देंगी, पर इनकी भी फीस पर सीलिंग है। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट फर्म तो नहीं है, सेम मतलब सेम ही फर्म ऑडिट और सेम ही फर्म अदर सर्विस तो नहीं दे रही, तो इनको थोड़ी ज़्यादा छूट देनी पड़ेगी। इनको मैक्सिमम सीलिंग हमने दिया है 3 times द फीस ऑफ ऑडिट। मतलब अगर फर्म A 20,000 ऑडिट के लिए ले रही है तो B, C, D मिलाकर मैक्सिमम 60,000 तक की ही सर्विस दे सकती है, उससे ज़्यादा की सर्विस नहीं दे सकती, वरना ये अदर सर्विसेज ऑडिट पर भारी पड़ने लगेंगी। रोटेशन वाला प्रोविजन सबको लगता है, मतलब अगर A ऑडिटर था और 10 साल कंप्लीट होने के बाद कूलिंग ऑफ पर गया है तो B, C, D तीनों कूलिंग ऑफ पर गए हैं, सबका साथ में होगा कूलिंग ऑफ। देन एडवर्टाइज एज मच एज परमिटेड बाय गाइडलाइंस। जितना एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस परमिट करती हैं उतना नेटवर्क फर्म भी कर सकती है, मतलब वो भी ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकती हैं। एक बात ध्यान रख लीजिए, आप अपनी स्टेशनरी पे बता सकते हैं नेटवर्क फर्म, और नेटवर्क फर्म की सेम स्टेशनरी होती है वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं। देन एथिकल स्टैंडर्ड सारे कंप्लाई करने हैं, सारे मेंबर फर्म्स को भी कंप्लाई करने हैं और पूरी नेटवर्क को भी कंप्लाई करना है। क्लाइंट की कंसेंट, ICAI के साथ रजिस्ट्रेशन लेना, पब्लिक नोटिस दे देना। अब क्या होगा ना कि आप जब भी अपना ये फर्म बनाओगे, आप नेटवर्क बनाओगे, तो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सबको कॉल करके आपको परमिशन नहीं लेना है। जैसे ही आपने अपना नेटवर्क बनाया, आपने ICAI को रजिस्टर किया, तो मान लिया जाएगा दिस इज पब्लिक नोटिस नाउ, इट इज़ नाउ पब्लिक नॉलेज दैट यू आर पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, और मान लिया जाएगा आपके क्लाइंट ने इस चीज़ का कंसेंट दिया है आपको। वो बाद में ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं पता था, आप तो किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हो, पता करना चाहिए था, पब्लिक नोटिस आपका मान लिया जाएगा। इंटरनल बायलॉज के कुछ क्लॉजेज हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको नियम बना लेने हैं। आपके पास एक मैनेजिंग कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क फर्म में 20, 30, 25, 50 कितनी भी फर्म्स हैं, उनके अंदर कितने भी पार्टनर्स हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड फर्म्स के सिलेक्टेड लोगों को मैनेजिंग कमेटी में डालो। एडमिनिस्ट्रेशन फीस कितनी रखोगे नेटवर्क ज्वाइन करने का, इंगेजमेंट पार्टनर को आइडेंटिफाई करना हर असाइनमेंट के लिए। झगड़ा हो गया, एक फर्म के अंदर झगड़ा हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो ये तो नेटवर्क है ना, 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग, 10 अलग फर्म भी आपस में झगड़ सकते हैं, तो कैसे उसको सॉर्ट करेंगे। ट्रेनिंग मटेरियल क्या बनेगा, न्यूज़लेटर, अच्छा एक दूसरे का काम पेयर रिव्यू करवाना,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस, लाइब्रेरी, टेक्निकल डायरेक्टर कौन होगा, रिसोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे कॉमन उसमें से, और फिर जिसका रिसोर्स ड्रॉ किया उसको कॉम्पेंसेशन कैसे देंगे, ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप इंटरनल बायलॉज अपने क्रिएट करोगे। नेक्स्ट गाइडलाइन आता है आपका लोगो गाइडलाइंस। नाउ लोगो गाइडलाइंस हैव कंप्लीटली चेंज्ड। आपकी किताब अभी तक पुराना ही लोगो बता रखी है, बट आई एम रियली श्योर कि एग्जाम में वो पुराने लोगों से तो कुछ भी नहीं बना पाएंगे, बिकॉज अब हमने ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज द न्यू लोगो ऑफ ICAI। नाउ आई मस्ट नॉट यूज एनी कलर्स अराउंड इट, बिकॉज ये जिन कलर्स से बना है वही कलर्स इसके मेन कलर्स हैं। हमें बोल दिया है ब्लू कलर। ब्लू कलर ये जो यूज हुआ है ना, इसका कलर भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि कलर का कोड नंबर तक मेंशन्ड है। क्रिएटिविटी, इंटेग्रिटी, स्टेबिलिटी, इनोवेटिवनेस, ट्रस्ट, डेप्थ, नॉलेज और ट्रूथ, ये सारी चीज़ें सिर्फ ब्लू कलर से दिख कर आती है। जो आपका अपसाइड डाउन का टिक मार्क है, ये टिक मार्क विजडम और वैल्यू डिपिक्ट करता है। ये जो टिक मार्क है अब ये दो कलर्स में हो गया, वन रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड वन रिप्रेजेंटिंग द ग्रीन पेन यूज्ड बाय ऑडिटर्स टिकड़े मारने के लिए। देन इंडिया, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं हम इंडिया से कनेक्टेड है, और अब हम इंडिया की पब्लिक को, आवाम को सर्व करने के लिए है। क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है लोगों के साथ, ये बहुत खास पार्ट हो जाता है। बिल्कुल फॉन्ट साइज़ के साथ खिलवाड़ मत करिए, कलर चेंज नहीं करना है, मोटा बोल्ड नहीं करना, साइज़ नहीं बदलना, स्पेस मत छोड़ना ज़्यादा, डिमेंशन चेंज मत करना, डिज़ाइन मत चेंज करना, बैकग्राउंड वाइट ही रहेगा, रोटेट या टिल्ट नहीं करना है, श्रिंक नहीं करना है, डिस्टॉर्ट नहीं करना है, क्रॉप नहीं करना है, इंडिया भी नहीं काटना है नीचे से, ओरिजिनल प्रोपोर्शन भी चेंज नहीं करना है, और इस प्रकार से क्या नहीं करना है उसके रिलेटेड पूरी बातें दे दी। क्या करना है वो दे रखा है, क्या नहीं करना है वो भी दे दिया है। लेकिन ये जब लोगो आया उसके पहले तो हम ऑलरेडी अपनी स्टेशनरी वगैरह छपवा चुके होंगे, और स्टेशनरी वगैरह तो हम बल्क में छपवाते हैं। यू नो आस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम कॉस्ट सेविंग में तो नंबर 1 है। तो 1 साल तक का ट्रांजिशन पीरियड दिया है लेटर हेड्स और विजिटिंग कार्ड्स पे नया CA का लोगो आपको लगाने के लिए। अगला गाइडलाइन आता है आपका मच अवेटेड गाइडलाइन, क्योंकि ये क्लैरिटी देगा आपको क्लॉज 11 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पे, क्योंकि 1+1 हम एक के साथ एक काम और कौन सा कर सकते हैं। तो उसमें हमने क्लियरली देखा था कि एक CA नॉर्मल डायरेक्टर बन सकता है, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकता है, और हमने उसके पहले भी ये क्लैरिफाई किया है कि कभी भी एक CA इन प्रैक्टिस कंपनी नहीं खोल सकता, पर वो मेन अटेस्ट फंक्शन के लिए नहीं खोल सकता, यानी वो ऑडिट कंपनी से नहीं करवा सकता। अब क्लियर रूल ये है कि एक CA इन प्रैक्टिस भैया MD, मैनेजर, WTD बन सकता है, जो वहाँ ना बोला था यहाँ बन सकता है अपनी कंपनी में। ये कंपनी कौन सी कंपनी है? MCS वाली, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस वाली कंपनी है। इसका आप नाम पहले अप्रूव करा लो और RBI ICAI के पास इसे रजिस्टर करा लो। ये MCS वाली कंपनी 224 वाली सारी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकती है, ये केवल ऑडिट नहीं कर सकती है। हाँ, आप इस कंपनी को बनाने के साथ साथ अपना COP फुल टाइम रख सकते हो, फुल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, अटेस्ट फंक्शन भी कर सकते हो, आर्टिकल्स को भी ट्रेन कर सकते हो, बट नॉट अंडर दिस कंपनी। आप अपना सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म या LLP बनाकर जो काम कर रहे थे वहीं पर करिए ये सब, और ये दोनों आप साथ में कर सकते हो। आप खुद इसके मालिक बनो, और कोई रोक टोक नहीं है कि आप इसकी कितनी इक्विटी होल्डिंग करो। हो सकता है आप 100% मालिक बन जाओ इस कंपनी के, आप और आपके रिलेटिव्स इस कंपनी के पूरे मालिक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आता है आपका एथिकल कंप्लायंस। एथिकल कंप्लायंस के रिलेटेड इफ सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रही है तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस इंटरनल ऑडिट या बुक कीपिंग नहीं करेगी। ये आइडिया तो आई थिंक आप समझ ही गए हैं। अगर आप ऑडिटर हैं तो आप खुद तो ये सर्विस नहीं दे सकते थे, पर आपकी कोई सिस्टर कंसर्न, आपकी कोई मदर कंसर्न, आपकी कोई पहचान की कंपनी, आपकी खुद की नाम बदली हुई कंपनी इंटरनल ऑडिट या बुक कीपिंग नहीं करेगी। फीस वाली चीज़ इसको भी लग जाएगी। अगर ऑडिट फीस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म को मिल रही है तो अदर सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी को मिल रही है, याद रखिएगा ऑडिट फीस ज़्यादा होनी चाहिए, मेन ऑडिट का दबदबा होना चाहिए, बाकी चीज़ों की फीस कम होगी तो चलेगा। और इसके अलावा क्लॉज 6 यानी सिक्योरिंग क्लाइंट और क्लॉज 7 यानी सॉलिसिटिंग थ्रू वेरियस मीन्स विच आर नॉट ओपन टू CA, जो KPI हम याद करते हैं, हमें कम्युनिकेशन, हमें एडवर्टिजमेंट, हमें पर्सनल इंटरव्यूज़, हमें कोई भी प्रकार का एडवर्टिजमेंट देकर, कोई भी एनी अदर मीन से कहीं से भी जो हम एडवर्टिजमेंट करके सॉलिसिट करते हैं क्लाइंट्स को, वो अलाउड नहीं है।
और वो हम कंपनी के थ्रू भी नहीं कर सकते। चंट बनने की कोशिश मत करो कि फर्म के ऊपर तो रोक टोक लग गई है तो अब कंपनी के थ्रू हम लोग ये सब कर लेंगे, कंपनी को भी ये सब अलाउड नहीं होता। अब एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस पर आ जाते हैं अलग से। एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस क्या बात करता है? राइट अप, ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, एग्रीगेटर और डायरेक्टरीज में आपका नाम, ये चारों टॉपिक पे हम एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस में बात करने वाले। सबसे पहले राइटअप की बात मैं बता दूं, क्या क्या अलाउड है वो मैंने टिक मारा है और क्या बिल्कुल अलाउड नहीं है वो मैंने ना बोल दिया। तो राइटअप में ऑनेस्ट और सच्ची बातें आप सब लिख सकते हो, फर्म का नाम और सर्विस प्रोवाइडेड लिख सकते हो, क्योंकि राइटअप नॉर्मली आप प्रोफेशनल मैगजीन्स वगैरह में लिख रहे हो, जिनको पढ़ेगा ही ऐसा सेगमेंट जो सीए की सर्विस लेना चाह रहा है या जो सीए फ्रेटर्निटी के लोग हैं। एग्जैजरेटेड क्लेम्स आपको बिल्कुल नहीं करने, कोई भी हालत में कोई ऐसा एग्जैजरेटेड क्लेम आपका नहीं होगा। फर्म की सर्विसेज का या मेंबर की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की तारीफ आपको नहीं करनी है। सबसे तुच्छ और घटिया हरकत होती है जब आप ट्राई करते हो कंपैरिजन की, कि मैं किसी और के साथ कंपेयर करके अपने आप को ऊपर दिखा दूँ। ये बहुत ही गंदी हरकत है और हमें नहीं करना चाहिए। कोई कंपैरिजन नहीं करना है, किसी के कोई रेफरेंसेस नहीं लेने, किसी का नाम बदनाम नहीं करना है, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे प्रोफेशन को डिसरेप्यूटेशन आए। क्लाइंट का नाम छोड़ो, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल छोड़ो, उनसे क्या फीस चार्ज करते हो ये भी नहीं बताना है। कोई अचीवमेंट अवार्ड वैसे नहीं आ सकता, मगर सीजी, एसजी या रेगुलेटरी बॉडी के अवार्ड्स तो इतने वेल रिकग्नाइज्ड होंगे कि वो तो वैसे भी दुनिया को पता होंगे, उसे छुपाकर क्या ही फ़ायदा, और उसे क्यों छुपाना है, गर्व की बात है। मोनोग्राम नहीं चलेगा, कैच वर्ड्स नहीं चलेगा, क्या कर रहे हो, मतलब सॉस बेच रहे हो क्या, मैगी बेच रहे हो क्या, कैच वर्ड्स क्यों आपको डालना है, फैंटा बेच रहे हैं क्या। मेंबरशिप या एफआरएन नंबर मैंडेटरी रहेगा इसके अंदर में। फॉन्ट साइज मैक्सिमम 14 हो सकती है, यहाँ तक भी रेगुलेटेड है, आपको बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। सीए एक्ट, रेगुलेशन, कोड ऑफ एथिक्स, गाइडलाइंस का एज सच कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट राइट अप। लेट अस नाउ टॉक अबाउट ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, बैंक, फिनेंस कंपनीज, न्यूज़पेपर्स, ये सब अपनी वेबसाइट्स चलाती हैं, जहां पर ये कोई टॉपिक लॉन्च कर देती है, से फॉर एग्जांपल टैक्सेशन वगैरह, और वहाँ पे सीए की सर्विसेज यूज़ करती है टू प्रोवाइड गाइडेंस टू पीपल हु आस्क देम क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सीए या उसकी फर्म कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके पैसा ले सकता है, लेकिन सिर्फ ऐसा लिखा होना चाहिए सीए और सीए का नाम। कोई हालत में कोई एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल सीए की नहीं होनी चाहिए। आप सीधा वेबसाइट से उनसे बात कर पा रहे हो, मोर देन इनफ है, और उतना ही करना है। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की कोई तारीफ नहीं करनी है, सिर्फ इतना बता सकते हो सीए हैं, नाम तो फर्म का भी नहीं बता सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते ये सब वेबसाइट्स के थ्रू आप क्लाइंट सॉलिसिट करो, हम कोई तरीका आपके लिए ओपन नहीं छोड़ रहे हैं। देन आता है आपका एग्रीगेटर्स। भाई साहब, एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर्स, ये तो वेडमी गुड या आपका जो इंडिया मार्ट, ऐसी सारी जगहें हो गई जहाँ पर लिस्ट है टेक्नीशियंस, इवेंट वर्कर्स एक्सेट्रा की, वहाँ पर सीए का नाम नहीं आना चाहिए। अपन लोग सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट में दूसरे लोगों के साथ नहीं आ सकते हैं, ये अपना वट है। देन स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरीज है जो एकदम लिमिटेड सर्कुलेशन के लिए बनी है, तो क्या हम उसमें अपना नाम डलवा सकते हैं? जी हाँ, हमने पहले भी पढ़ा है, अल्फ़ाबेटिकली नाम डालोगे, नाम डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, सीए फर्म और उसका एड्रेस डाल सकते हो, लेकिन आप थोड़ी बुद्धि लगाएं कि आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। डायरेक्टरशिप्स आपकी कितनी कंपनी में क्या है आप बता सकते हो, और पर्सनल डिटेल तब तक बता सकते हो जब तक रीजनेबल है। कभी कभी ये ऐसी किताबें होती है जिसमें हॉबीज़ वगैरह या आप दूसरी फर्म्स कौन कौन से मालिक है वो सब पूछते हैं, तो आप आउटसाइड इंटरेस्ट भी बता सकते हो। पर मैंने ज़िंदगी में कहीं पर भी एक भी जगह आपको नहीं कहा है कि क्लाइंट का नाम आप डिस्क्लोज कर सकते हो। केवल एक जगह अलाउ किया है वेबसाइट पे, वो भी विथ एन इटैलिक डिस्क्लेमर कि हमको किस रेगुलेटरी बॉडी ने कौन सा डायरेक्टिव के अंदर ये करने बोला है, उतना तक भी बता कर ही हम केवल क्लाइंट का नाम दे पा रहे थे, और तो कहीं हम दे ही नहीं पा रहे थे। इसके साथ हमारी काउंसिल जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे खत्म होती है। मूविंग ऑन टू द लास्ट वेरी स्मॉल क्यूट छोटू सा पार्ट, सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स। नाम से ही पता चल रहा है दीज आर नॉट मैंडेटरी, हेल्दी प्रैक्टिस है, अगर आप इन्हें भी माने तो अच्छी चीज़ होती है। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, ब्रांच ऑडिट तो छोड़ो लाला किसी के लिए, जिस फर्म में 10 से ज़्यादा सीएस पार्टनर्स हैं या मेंबर्स हैं, वो नहीं करे ब्रांच ऑडिट, छोड़ दे लोकल फर्म्स के लिए जिसमें 10 से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है।
एक्सेप्ट कभी कभी कोई ब्रांच बहुत बड़ी होती है, जैसे कि हेड ऑफिस ही उसकी किताबें मेंटेन कर रहा है या बड़े सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस वहाँ पे हो रहे हैं, तो वैसे केस में बड़ी फर्म को करने दीजिए। अदरवाइज कोशिश करिए कि आप ब्रांच ऑडिट्स छोड़ दें स्मॉल प्रैक्टिसिंग लोकल फर्म्स के लिए, अपनी बिरादरी के हित में। देन आता है आपका जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट में भी ऐसी प्रैक्टिस डालिए कि एक सीनियर फर्म जब भी काम करे तो 5 से कम वाली मेंबर फर्म को अपना जॉइंट ऑडिटर ले। सीनियर फर्म को कभी इस बात से एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ये इतनी छोटी स्मॉल साइज फर्म मेरे साथ क्यों डाल दी। इनफैक्ट इसको आप एनकरेज करिए, और ऐसा नहीं कि तुम तो मेरे नीचे हो, तुमको तो मैं सिखाता हूँ, तुमको तो मैं बताता हूँ, वो नहीं। यू शुड हैव वेरी कंपैशनेट रिलेशन विद देम, जहाँ पे अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पास ज़्यादा बड़ी टीम है, आप उनको हेल्प आउट करें, सिखाएं, तरीके एक्सचेंज करें आपस में, जिससे दूसरी फर्म को भी बढ़ने का मौका मिले। क्वालिफाइड से नॉन क्वालिफाइड स्टाफ का रिलेशन का मतलब ये हुआ, फॉर एवरी 5 पीपल इन योर फर्म देयर शुड बी 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें आप बिल्कुल आर्टिकल्स, टाइपिस्ट या पीयून्स को काउंट नहीं करेंगे, यू हैव टू एक्सक्लूड देम। देन आता है आपका डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। एक ऑडिटर का अगर किसी फर्म वगैरह में पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप वाला इंटरेस्ट है और उसको वहाँ से पेमेंट भी मिलता है, तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड एंड हेल्दी प्रैक्टिस टू डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स। इसके अलावा सिटी वाइज मिनिमम स्केल ऑफ फीस लॉन्च्ड है अलग अलग सिटीज़ के लिए सेपरेटली, तो वो आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट ऑडिट की अलग है, टैक्स ऑडिट की अलग है, और टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की अलग है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। सेल्फ रेगुलेटरी मेजर है वो आपके लिए। बहुत ज़्यादा फीस कम मत करिएगा, क्योंकि कम फीस के चक्कर में फिर आप क्या करते हैं ना, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, विच इज़ नॉट नाइस। देन आपका डिस्क्लोजर फीस के रिलेटेड ही पॉइंट है। कभी भी आपकी ऑडिट क्लाइंट की फीस अगर आपकी टोटल फीस का 40% से ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो गए हो इस क्लाइंट पे, आपका कुछ ज़्यादा ही सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट यहाँ पर आ रहा है। अब ये तो नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी थी, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है यानी लिस्टेड है, पब्लिक का पैसा लग रखा है, तो वो तो हम 20% ही अलाउ करेंगे। 2 साल तक अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, आपको डिस्क्लोजर करना चाहिए। ये डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट होगा अगर टोटल फीस जो आप रिसीव कर रहे हो वो 20 लाख रुपए से भी कम है। अगर वो 20 लाख से भी कम है तो ऐसे केस में चलेगा, आपको ये डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपके काउंसिल जनरल गाइडलाइंस और साथ ही साथ आपका पूरा का पूरा सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स यहाँ पर होता है फिनिश। मिलते हैं अगले रिवीजन लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।